बेटा बॉन्ड लेंथ, इसी के बेस पर ना मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले और फिर आगे हम लोग चलते जाएंगे। बॉन्ड लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे बंध लंबाई। बॉन्ड लेंथ, देखो क्या करना है। बॉन्ड लेंथ का सिंपल सा मतलब होता है, ये कहाँ से आ गया, इसको यहाँ से हटा दो, ये अपने को फ्री माइंड सेट चाहिए। अच्छा, हमारे काम की चीज़ें हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है बेटा, बॉन्ड लेंथ का सिंपल मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब किन्हीं दो एटम के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो क्या पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बोला करता था कि भाई दो एटम्स हैं यहाँ पास, ये और यहाँ पास मैंने न्यूक्लियस बना रखी है कुछ इस तरह से, दूसरा एटम जैसे कांटेक्ट में आएगा इस तरह से बना लेते हैं, और इनके एटम मतलब दो एटम के बीच के डिस्टेंस को या दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोला करते थे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतर नाभिकीय दूरी बोला करते थे। और इसको हम लोग शो किया करते थे स्मॉल डी से, और इसी स्मॉल डी को आजकल हम लोग बोलना शुरू कर दिए हैं बॉन्ड लेंथ, केमिकल बॉन्ड के अंदर में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बॉन्ड लेंथ क्या होता, तो आप सिंपल ये बताना कि किन्हीं दो एटम के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किन्हीं दो एटम के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। उसको सिंपल में बोलूं तो बंध लंबाई। बंध कैसे पता चलेगा भाई, अगर ये ए एटम्स है और ये बी एटम्स है तो आप इसको कैसे शो करते थे, ए और यहाँ पास बॉन्ड, यहाँ पास बी, तो ये जो बॉन्ड की लंबाई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंध लंबाई। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हेडिंग डाल के बॉन्ड लेंथ, तो हेडिंग डाल लो और लिखते हैं यहां पर कि किन्हीं दो एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। हाँ लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, न्यूक्लियस के बीच की दूरी भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इसका सबसे बात होगा यूनिट, तो बॉन्ड लेंथ की यूनिट याद रखिएगा। इस बॉन्ड लेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम या फिर होती है पिकोमीटर, या कभी कभी ये नैनोमीटर भी दे सकती, पर जनरली ये एंगस्ट्रॉम के अंदर में होता है। तो आप लिख लो, इसकी यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर, या कभी कभी चाहो तो आप नैनोमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ये चीज़ मैंने देखा बुक्स के अंदर में। हो गया। अब देखिए कैसे, जो अब मैं बता रहा था कि जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसमें रिपल्सन भी होता है। लेकिन रिपल्सन होने के बावजूद भी क्यों वो बॉन्ड बन जाता है, ये बताना था ना। तो चलो इसको एक मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, देखिएगा कैसे ये बॉन्ड बनता कैसे है। एक काम कर लेता हूँ मैं, जब मैं इधर लिखूँगा, ये तो एक डायग्राम बनाते हैं, इस एक्स एक्सिस के थ्रू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या मैं सिंपल सा बोल दे रहा हूँ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ है। और इधर मैं लिख रहा हूँ उसका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, नहीं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, मैं दो एटम्स को ए और बी को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पास एक एटम ए है और एक बी एटम्स है, दोनों की एनर्जी हो सकता है सेम हो, दोनों की एनर्जी डिफरेंट भी हो सकता है, तो मैंने डिफरेंट ली है। आप सेम ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कैसे एटम्स ले रहे हो। ठीक है, देखो इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे ऐसे कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है बेटा इसका, 6 के आसपास। इसका कहां दिख रहा होगा, 5.5 के आसपास या 5 के आसपास दिखाई दे रहा ना, मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। अभी इनको मैं क्या करता हूं, इनको एक एटम्स के जैसे समझा देता हूं मैं। ये मेरा बी था, इसको मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन्स है, और इसी तरह से एक और एटम्स में बना रहा हूं जिसका इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। और मैं ये बता के रखा था कि जब ए और बी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं तो
एटम्स ए का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स में होता है, इसी तरह से बी का इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स में होता है। बात को मानते हो? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करूंगा। देखो जैसे जैसे इन दोनों एटम्स को आप एक दूसरे के क्लोज लाओगे तो आप देखो यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो था ही नहीं था ना, बहुत दूर दूर थे। लेकिन जैसे जैसे मैं आ रहा हूं तो क्या इन दोनों की बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होते जा रहा है क्या? अच्छा, और जैसे जैसे ये पास आएगा तो दो चीज़ें होंगी। क्या क्या चीज़ें? कि भाई यहाँ पर एक तो रिपल्स अट्रैक्शंस होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर बना दिया कुछ इस तरह से। जैसे जैसे मैंने क्लोज लाया तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की ओर और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा। साथ ही साथ ये भी बोल सकता हूँ कि एटम ए का न्यूक्लियस एटम बी के न्यूक्लियस के साथ में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो दो चीजें हो रही है कि एटम ए का इलेक्ट्रॉन बी के न्यूक्लियस के साथ और बी का इलेक्ट्रॉन ए के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, जबकि ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। मतलब यहां पर दो काम कर रहा होगा। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन ए का किसके साथ? न्यूक्लियस। तो उसको कैसे लिखूं न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस लिख देते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस किसके साथ बेटा? न्यूक्लियस बी के साथ। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बी किसके साथ? न्यूक्लियस ए के साथ में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ अट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपको क्या करना है कि बताओ एटम ए का न्यूक्लियस एटम बी को रिपल कर रहा है क्या? तो कहाँ पर लिखूँ मैं? यहाँ पर कि एटम ए का न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए रिपल कर रहा है न्यूक्लियस बी को। बात मानते हो? ये पूरी तरह से लिखाया नहीं है पर मैं ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पर बी डाल देता हूँ। इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। अब देखो जैसे हम दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाते हैं तो दो केसेस होती है। पहला, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी बात ये भी पता चल रहा होगा कि इनका बॉन्ड लेंथ कम होते जा रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि जब कभी दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, उस केसेस के अंदर में इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर से पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे पता? मैं आपको बताया था कि किसी भी एटम को बॉन्ड बनाने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ताकि वो स्टेबल रह सकें। ठीक है, इसको और आगे डिटेल करेंगे बट थोड़ा सा ये पता चल गया। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ पर रिपल्सन भी काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, लेकिन सबसे मिनिमम जहां पर ये बॉन्ड बन रहा होगा, मतलब इसको मैं ए बॉन्ड बी से रिप्रेजेंट कर दूं क्या? यहां पर केवल इस पॉइंट पर बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है रिपल्सन के कंपेयर में। और यही वजह है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होने के कारण भी यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट केसेस के अंदर में। ठीक है, कौन से स्टेज है? सबसे लास्ट वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बेटा? इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें यह लिखना है कि अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, डोमिनेट ओवर द क्या बेटा? रिपल्सन। हिंदी में बोलूं तो हिंदी में क्या बोलोगे? कि अट्रैक्शन रिपल्सन से ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गई। इसी को हम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, कॉपी करो। एक क्लियर हो गया, बस आपको मुझे समझाना था। मतलब उस दिन कहाँ तक पढ़ाया था? अच्छा, ये कैलकुलेट करा रहा था ना? अच्छा ठीक है, लेविस ऑक्टेट रूल भी पढ़ा दिया था, उसमें हम लोग एलपी प्लस बॉन्ड पेयर भी सिखा दिए थे।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, और केमिकल बॉन्ड्स के अंदर में कौन कौन से टाइप्स आते हैं वो पढ़ेंगे। और यहाँ से देखना क्वेश्चंस भी आ चुका है इस पेपर के अंदर में। तो चलो डालो यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहले मैं आपको बॉन्ड समझाया कौन कौन से होते हैं, अब मैं समझा रहा हूँ केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। और केमिकल बॉन्ड तो बता दिया हूँ कि जिसको ब्रेक करने के लिए हमें 42 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यही बोल कर रखा हूँ ना। अब ये केमिकल बॉन्ड के भी 4 टाइप से बेटा, इसको हम करेंगे 4 टाइप नहीं 3 टाइप से हैं। कौन कौन से, तो अभी हम लिख लेते हैं, देखिएगा कौन कौन से होते हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला बॉन्ड को मैं बोलना पसंद करूंगा आयनिक बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड को बोलना पसंद करूंगा मैं दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड वाले को बोलना पसंद करूंगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एक दूसरा नाम से भी नाम जाना जाता है, दैट इज क्या, डेटेड बॉन्ड। और क्यों बोलते हैं वो तो अभी मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और आयनिक बॉन्ड के बाद मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। पर ध्यान रखिएगा हमारे सिलेबस के अंदर में ज़्यादातर नहीं, हमको इसको पढ़ना है एक्चुअली, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ये दोनों चीज़ हम क्लास 11 के अंदर डिस्कस करेंगे, और क्लास 12 के अंदर में ये पूरा एक टॉपिक है जो कि मैं थोड़े दिन बाद पढ़ाने वाला हूँ 12th को, उसकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगी। लेकिन अच्छा, तुम्हारे घर में कोई 12th वाले होंगे, देख सकते हैं उसको, बस थोड़े दीपावली के बाद। हाँ, डेटेड बॉन्ड बोलते हैं बेटा, इसको दाता बंध हिंदी में बोला जाता है। हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होने वाला होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ। आयनिक बंध को तो हम लोग आयनिक बंध ही बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का नाम है संयोजक बंध, संयोजक बंध, और कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लिखा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। स्पेलिंग नहीं आता लिखने? अरे झगले, इंग्लिश कौन पढ़ाता तुम लोग को? कोऑर्डिनेशन लिखने नहीं आ रहा है, झगलियाँ। चलो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया भाई। अच्छा, ये तो पूरा रिकॉर्डेड है भाई। चलिए, तो ये आपको सिखा दिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड, और देखो आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या है। अब अगर ये पेपर के अंदर नहीं आया होगा तो गारंटी मान के चलो कि पेपर के अंदर आने वाला ही होगा। तो मैं तीनों को रफ कर रहा हूँ, दोनों को रफ कर रहा हूँ, और केवल हम आयनिक बॉन्ड के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो ये बनता कैसे है या होता क्या है, लिख लियो। अभी तक कॉपी नहीं हुई, बहुत लोग कर ही रहे हैं। अच्छा बेटा, अब देखो क्या करने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड का खासियत, किन्हीं 2 आयंस के बीच लगने वाले, किन्हीं 2 आयंस के बीच बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। नाम से पता चल रहा होगा, आयनिक का मतलब आयंस। अब आयंस कौन कौन से होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो पहली बात तो यही लिख सकते हैं, लेकिन हम समझे कि ये आयंस बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का, फेमस एग्जाम्पल्स है। ठीक है बेटा, सबका मकसद केवल एक ही होगा, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना। सोडियम का सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना पसंद करूंगा। तो बताओ सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता था, कुछ इस तरह से। ये हो गया 2, इसमें कितने 8, और लास्ट वाले में कितना बेटा 1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 281 करके, ऐसे लिखा करते थे। अब क्लोरीन का बना के देखो, तो क्लोरीन का होता है 17 ग्रुप का है ना, तो 7 हो जाएगा। मतलब कि इसको हम बनाना चाहें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 7। ये पहला ऑर्बिट्स है, दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर में कितने होते हैं 8, और लास्ट वाले के अंदर में कितने हो जाएंगे 7।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 287, लिख सकते हैं ना। अब बताओ, मैंने ये बोला है ऑक्टेट का मतलब ये था कि उसके बैलेंस सेल के अंदर में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब बताओ, इसके बैलेंस सेल ये वाली है क्या, ये इसका बैलेंस सेल है, वेरी गुड। इसका बैलेंस सेल, अब मुझे ये बता दो कि इस वैलेंस सेल में, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, एक चाहिए, कितना, 7 चाहिए ना कंप्लीट करने के लिए। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं बेटा, 7। इसको कितना रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक। इसका मतलब ये कि या तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले ले या तो एक इलेक्ट्रॉन्स दे दे। अगर देखो बाय चांसेस अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन को कंप्लीट ट्रांसफर कर दे नहीं दे रहा मैं, क्या बोल रहा हूं, ट्रांसफर कर दे, स्थानांतरित कर दे। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट क्लोरीन को ट्रांसफर कर दे, तो बताओ इसका बैलेंस सेल, भाई अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो इसका बैलेंस सेल कौन बन जाएगा, ये वाली। अब इस बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो बताओ ऐसा करना उचित रहेगा। और इसी के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, और डोनेट करेगा तो बताओ इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं इसको केटायन बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं ना, या आप ना बोलो तो पॉजिटिव आयन बोल दो, ये तो बोल ही सकते हैं। केटायन मतलब धनात्मक आयन, ठीक है। दूसरी बात ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एनायन। और इसको चाहो तो आप क्या बोल दोगे, नेगेटिव आयंस। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक एटम कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि दूसरा एटम कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं, बोल सकता हूँ ना। और यही आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन भी होता है। तो लिख लें पहले, तो लिखो जरा, क्लियर है जरा, ठीक है। तो लिखो बेटा, लिखना, किन्हीं दो आयंस के बीच बनने वाले बॉन्ड को, किन्हीं दो आयंस के बीच बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इस बंध के निर्माण में, आप फॉर्मेशन लिखोगे, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एटम बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है। दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है। हो गया। अब इसको आप बना लो, फिर आगे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, अब क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड तो कैसे बनता है वो हमको पता चल चुका है। अब आयनिक बॉन्ड की कुछ खासियत है, कंडीशंस हैं, वो हम लोग लिखने वाले होंगे। बट एक चीज़ और पॉइंट लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, बुक्स के अंदर में मेंशन नहीं रहता। क्या चीज़ें, पहली बात यहाँ पर मैंने बोला है कि ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। इसी तरह से एक और बॉन्ड बन सकता है बेटा H एंड F के बीच में, ठीक है, H और F के बीच में, सॉरी इसको नहीं करते, हम दूसरा ले लेते हैं। और क्या ले लें, एक हो सकता है Mg और यहाँ पर Cl2, ओके, Cl2 ये भी हो सकता है, ये भी आयनिक, लेकिन ये भी क्या बोलते हैं,
ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वाला है, तो मैं NaCl के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इसमें हम लोग क्या पॉइंट लिख सकते हैं। क्या पॉइंट? बहुत इजी से पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये तो S ब्लॉक का एलिमेंट है, बात को मानते हो, और S ब्लॉक के एलिमेंट तो मेटल होते हैं, ये भी बात को मानते होगे। अब बता दो क्लोरीन तो P ब्लॉक के हैं, और अगर P ब्लॉक के हैं तो ये 100% नॉन मेटल हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है उसमें एटम और इसमें जो एटम बन रहा है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बन रहा है, बोल सकते हैं ना। और ये हमको एक करेक्टरिस्टिक में लिखना भी, करेक्टरिस्टिक नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जनरली, ऑलवेज की बात नहीं बोल रहा हूँ, जनरली ज़्यादातर केसेस में यही होगा कि आपको मेटल एंड नॉन मेटल के बीच दिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिखो एक नेक्स्ट पॉइंट बना के कि आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करता है। आयनिक बॉन्ड जनरली सामान्यता जनरली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच पाया जाता है या एग्जिस्ट करता है, आप जो भी लिख लो। ठीक है, इतना कर लिए। चलो अब इसके कुछ कंडीशन है बेटा, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन का मतलब शर्तें, मतलब अगर ये कंडीशंस है, आप इसको करेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो अगर चाहो तो, पर मैं कंडीशंस बोल रहा हूँ। देखो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपको मैं सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा दिया हूँ, उनमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो चीज़ें याद होने चाहिए, इसीलिए इसका टेस्ट भी ली जाएगी। तो देखो बताओ बेटा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम, अगर ये मेटलिक बॉन्ड, या मेटलिक बॉन्ड बोलता हूँ, ये आयनिक बॉन्ड आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से बने, तो सोडियम जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देगा और क्लोरीन जितनी अच्छे से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड उतना जल्दी बनेगा, मतलब बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। इसका मतलब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इजीली यहां से निकल के चल जाएंगे तो मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए? क्या होने चाहिए? बताओ बताओ। हाई होने चाहिए। हाई कैसे? लो होने चाहिए ना। तो पहला कंडीशंस क्या बेटा कि मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होने चाहिए, लो होने चाहिए, ताकि हम इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले और कहाँ पर इंटर करवा दे, क्लोरीन के अंदर में इंटर करा दे। दूसरी बात मुझे ये बता दो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन कब खींचेगा? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? हाई हो। तो दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकता हूँ क्या, ये क्या है बेटा, नॉन मेटल है या मेटल है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि नॉन मेटल की क्या चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ई डॉट एन डॉट क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए। वेरी गुड। अच्छा और क्या केस हो सकता है भाई, बता दो। इसको जरा कॉपी करो, फिर मैं और 2 पॉइंट लिखवाता हूं, मैं देख लेता हूं ना। बस कंडीशंस तो 2 ही मैंने लिखवा दी है, अब इसे आप कॉपी करो, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम थे मुझे। चलो एक काम कर लेते हैं, अब हेडिंग डाल लो करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। आयनिक बॉन्ड के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं? करेक्टरिस्टिक, इसको क्या बोलेंगे बेटा? विशेषताएं, या इसको कभी कभी ना लक्षण भी बोल देते हैं, तो आप देख लेना। और कभी कभी इसको गुण भी बोल देता है, तो आप जो भी बोले बात एक ही है, करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज या फिर करेक्टरिस्टिक। तो ध्यान से देख लो क्या क्या बात हो सकती है। इसके पहले करेक्टरिस्टिक तो ये कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर में
आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिखवा लूं? अच्छा, पहले समझ लो दूसरी पॉइंट क्या है कि आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो जनरली हार्ड नेचर के होते हैं। तो मैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिखा रहा हूं कि ये हार्ड इन नेचर होते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर के अंदर में सॉल्यूबल होते हैं। क्यों, इसका ऑर्गेनिक के अंदर में डिस्कशन है, पर मैं थोड़ा बताऊंगा। तो क्या है बेटा कि ये वाटर में क्या होते हैं, H2O में ये सॉल्यूबल होते हैं। सॉल्यूबल मतलब विलय होते हैं, आराम से घुल जाते हैं, इसको हम लोग विलय बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आप बना के लिखो। क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट क्या बोला था भाई कि वे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें, वे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। यही क्वेश्चन आया था ना, आयनिक कंपाउंड के गुण बताइए, इसीलिए बताया था ये आगे चैप्टर का है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट कि ये जनरली हार्ड नेचर के होते हैं। ये हार्ड नेचर के होते हैं, लिख लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब विद्युत के सुचालक होते हैं। तो लिख लो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के सुचालक होते हैं। और एक पॉइंट और है बेटा, इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होते हैं। तो ये आपको लिखना था, मैंने लिखा दिया है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो भाई ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाएगा, आयनिक कंपाउंड की विशेषताएं बताइए, तो जो मैंने लिखा है वो सारे लिख देना, सही हो जाएंगे।